हेलो फ्रेंड्स, दिस इज करण एंड आई वेलकम यू ऑल टू जीके गुरुकुल। जो हमारी पॉलिटी की लूसेंट की सीरीज चल रही थी, इसमें आज जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है 37th, इसमें आज हम डिस्कस करेंगे पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 315 से लेके आर्टिकल 323 तक डिफाइन किया गया है और ये पार्ट 14th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। तो चलिए देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन के लिए और स्टेट के लिए क्या क्या इनके रोल हैं, क्या क्या ये फंक्शंस हैं टू बी परफॉर्म्ड, कैसे कौन इनको अपॉइंट करता है, कैसे ये रिमूव किए जाते हैं। तो ये सारी चीजें आज हम इस चैप्टर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि यूनियन के लिए एक पब्लिक सर्विस कमीशन होगा और ईच स्टेट के लिए, जैसे आपने देखा होगा, हर एक स्टेट में एक पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। और अगर दो स्टेट्स मिलके चाहें तो वो मिलके एक ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी बना सकते हैं फॉर 2 और मोर स्टेट्स, और ग्रुप ऑफ स्टेट्स भी हम बोल सकते हैं। जो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है ना, ये पार्लियामेंट के द्वारा एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है। पहले स्टेट्स के द्वारा 2 स्टेट्स मिलके रेजोल्यूशन पास करती हैं, वो पार्लियामेंट के पास जाता है। फिर अगर पार्लियामेंट चाहता है कि ठीक है, हम आपके लिए एक ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बना देते हैं फॉर 2 और मोर स्टेट्स, उनके द्वारा फिर स्टेट के कहने के ऊपर, स्टेट लेजिस्लेचर्स के कहने के ऊपर ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की एस्टैब्लिशमेंट की जाती है। ये केटर करता है मोर देन 1 स्टेट। उसके बाद में जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है वो भी कभी कभी स्टेट्स की नीड को केटर करता है। जैसे अगर स्टेट्स में नहीं है, एट अ टाइम परफॉर्म नहीं कर रहा है पब्लिक सर्विस कमीशन, या फिर है ही नहीं है, बॉडी अपॉइंटेड ही नहीं है, फॉर सम रीजन अपॉइंटमेंट्स रुकी हुई हैं, तो उस केस में इमरजेंसी में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में कर सकता है अगर उनको गवर्नर रिक्वेस्ट कर देता है और प्रेसिडेंट के द्वारा ये अप्रूव हो जाता है। फिर उस टाइम में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भी स्टेट के लिए काम करता है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि इनका जो अपॉइंटमेंट है या फिर इनकी जो डिटर्मिनेशन है ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे एक कमीशन में, और क्या सर्विस की कंडीशन रहेगी इनकी, ये सारी किसके द्वारा कंसीडर की जाती है कि मतलब कौन इसको मेन देखता है। वो होता है कि प्रेसिडेंट होता है यूनियन में, मतलब सेंटर में प्रेसिडेंट देखता है, और जिस स्टेट्स में ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टैब्लिश किए जाते हैं उसमें भी प्रेसिडेंट ही देखता है। मतलब इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, चेयरमैन का प्लस मेंबर्स का ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो यूपीएससी है, ठीक है। और स्टेट में गवर्नर के द्वारा इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि जब, वैसे आगे इसमें आएगा भी, कि जो रिमूवल है प्रेसिडेंट यूपीएससी का, चेयरमैन का या मेंबर का, वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, और स्टेट के जो चेयरमैन का प्लस उनके मेंबर्स का जो रिमूवल है वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है। ये गलती से आपको भी जैसे क्वेश्चन आता है तो आपको गवर्नर नहीं टिक कर देना है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में यूपीएससी में कितने मेंबर्स होते हैं टोटल? यूपीएससी में एट प्रेजेंट हैं एक चेयरमैन है प्लस 10 मेंबर हैं, मतलब इन टोटल 11 मेंबर्स है यूपीएससी में। और वैसे ही स्टेट में कितने होते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन में? एक चेयरमैन तो होता ही है, साथ में जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो n नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, मतलब कितने भी हो सकते हैं, वो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। एक बड़ा स्टेट है, कितना ज्यादा, उतने ज्यादा रिक्रूटमेंट के लिए उतने ज्यादा बंदे भी चाहिए होंगे, तो इस तरीके से वो स्टेट बाय स्टेट डिपेंड करता है। ये फिक्स्ड टर्म नहीं है स्टेट के लिए। और जैसे उसके बाद में एक बार अगर उनकी सर्विस में कोई बंदा जैसे अपॉइंट हो गया, यूपीएससी में चेयरमैन अपॉइंट हो गया और मेंबर्स अपॉइंट हो गए, सेम एज स्टेट में अपॉइंट हो गए, एक बार अपॉइंटमेंट होने के बाद उनकी कंडीशन को आप चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि अब अपॉइंटमेंट हो गया और उसके बाद हमने जो कंडीशंस थी उनको अपॉइंट करने की उन्हीं को ही चेंज कर दिया। जैसे मान लो पहले एज थी इनको अपॉइंट करने की 65 ईयर्स इन यूपीएससी, अब इनका अपॉइंटमेंट हो गया, अब इसके बाद में आपने चेंज कर दिया कि अब हमें चाहिए 62 ईयर्स मान लो, ठीक है, मान लो। तो ऐसा नहीं है कि अब जो पहले अपॉइंट हो चुके हैं बंदे तो उनको रिमूव कर देंगे कि नहीं अभी सर्विस चेंज होगी, ऐसा नहीं होगा। एक बार जो अपॉइंट हो गया, अपनी कंडीशन जो उस टाइम पे कंडीशन थी, तो फिर दोबारा से उसको हम वो डिसएडवांटेज पे नहीं होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कि इनके जो यूपीएससी के जो होता है या फिर स्टेट के जो हाफ ऑफ द मेंबर्स होते हैं ऑफिस में जो काम करते हैं, उनके पास एटलीस्ट 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो बोर्ड के मेंबर्स होते हैं किसी भी स्टेट के अंदर, ठीक है, उन्होंने पहले काम किया होना चाहिए। और जो टर्म ऑफ द सर्विस है वो यूपीएससी के लिए या तो 6 साल है या फिर एज ऑफ 65 ईयर्स,
यूपीएससी के चेयरमैन के लिए प्लस मेंबर्स के लिए 6 इयर्स और या तो 6 साल की टर्म या फिर 65 इयर्स उनकी एज हो, या तो जैसे मान लो पहले वो 6 साल के लिए हो गए, मतलब 6 साल उनकी टर्म है, लेकिन किसी का कोई उनको अपॉइंटमेंट ही चेयरमैन का या मेंबर का 61 एज में मिला, तो ये नहीं बोलेंगे कि भाई नहीं मेरा 6 साल पूरा नहीं हुआ, क्योंकि इनकी एज लिमिट पहले पूरी होगी 65 ईयर, तो इस केस में भी ये ऑफिस में इनका टर्म कंप्लीट माना जाएगा। सो लाइकवाइज स्टेट के लिए पीसीएस में होता है 62 इयर्स, 6 इयर्स और 62 इयर्स। उसके बाद में नेक्स्ट है कि इनको टर्मिनेट कैसे किया जाता है, इनका जो रिमूवल है वो किस तरीके से होता है। वो ये है, देखो, या तो फिर ये रेजिग्नेशन दे देते हैं लिखती रूप से, रिटर्न दे देते हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है, या फिर गवर्नर को दे देते हैं अगर स्टेट कमीशन हो, मतलब इन केस ऑफ स्टेट कमीशन जब होता है तो मतलब वो वॉलंटियरली जब देते हैं, वैसे तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा ही रिमूव किए जाते हैं, लेकिन वो अपना रेजिग्नेशन गवर्नर को एक बार सौंप देते हैं, या फिर वो प्रेसिडेंट के द्वारा खुद ही रिमूव किए जाए। प्रेसिडेंट खुद भी उनको रिमूव कर सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ टर्म्स हैं, या तो फिर वो बैंकरप्ट प्रूव हो जाए कि वो बैंकरप्ट हैं, या फिर वो कुछ और डिपार्टमेंट के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंडर काम करते हो, या फिर वो माइंडफुली सर्विसेज को करने के लिए ठीक ना हो अभी। उसके बाद में मिसबिहेवियर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये ऑलमोस्ट हर एक में ही होता है कि ये वाली चीज जो होती है जब हम पॉलिटी के स्पेशली पढ़ते हैं तो किसी के भी रेजिग्नेशन में ये तो जरूरी होता है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के लिए या कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इस तरह का कुछ मिसबिहेवियर किया हो। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस कर ही लिया कि गवर्नर का जो गवर्नर है वो वैसे कुछ टाइम के लिए इंटरिम पीरियड के लिए सस्पेंड तो कर सकता है मेंबर्स को या चेयरपर्सन को, लेकिन वो रिमूव नहीं कर सकता परमानेंटली। वो रिमूवल जो है यूपीएससी का भी और स्टेट का भी जो मेंबर्स हैं प्लस चेयरमैन हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद में उनका जो एक्सपेंसेस है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इन केस ऑफ यूपीएससी एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स इन केस ऑफ स्टेट का जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एम्प्लॉयज हैं उनसे होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि जो चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी है वो दोबारा से एलिजिबल नहीं होता, मतलब कि वो रीअपॉइंट नहीं हो सकता। यूपीएससी का चेयरमैन रीअपॉइंट नहीं हो सकता, ये इनएलिजिबल है इस चीज के लिए, फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंडर भी ये काम नहीं कर सकता। उसके बाद नेक्स्ट, और जो चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है वो एलिजिबल होता है अपॉइंटमेंट, उसको मतलब कि चेयरमैन तो अपॉइंट कर सकते हैं यूपीएससी का, या फिर वो मेंबर भी हो सकता है यूपीएससी का, क्योंकि यूपीएससी में तो उसने काम नहीं किया ना, वो तो स्टेट में काम कर रहा था, या फिर वो किसी और स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन भी हो सकता है, प्रोवाइडेड वो गवर्नमेंट, सिर्फ इतना ही काम कर सकता है, वो गवर्नमेंट के किसी और डिपार्टमेंट में कहीं भी और स्टेट में या सेंटर में काम नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है। अब देखो पिछले पॉइंट में जो हमने देखा था ना वो चेयरमैन के लिए देखा था, ये यहाँ पे चेयरमैन है कि चेयरमैन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेंबर दिया हुआ है। जो मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं ना वो एलिजिबल होते हैं, चेयरमैन अपॉइंट किए जा सकते हैं किसी भी अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, या फिर चेयरमैन या मेंबर एज ए मेंबर काम कर सकते हैं अंडर यूपीएससी, लेकिन वो कोई भी और एम्प्लॉयमेंट में एनरोल नहीं किए जा सकते अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। जो पब्लिक सर्विस कमीशन है ये एक एडवाइजरी बॉडी है, जितनी भी मतलब ये देते हैं अपनी तरफ से रिकमेंडेशंस, ये गवर्नमेंट के ऊपर होता है कि इनको एक्सेप्ट करना है या नहीं एक्सेप्ट करना है। आगे मेन इनका रोल क्या है, मेन फंक्शन क्या है। वैसे तो हम सब जानते हैं कि जैसे हमारे स्टेट एग्जाम्स जो होते हैं, जो मेजर एग्जाम्स होते हैं, जैसे यूपीएससी का हो गया, आईएएस वाले एग्जाम्स हो गए, या फिर हमारा स्टेट के एग्जाम्स हो गए, वो सारे एग्जाम यूपीएससी के द्वारा और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ही करवाए जाते हैं। और इसके अलावा वो एडवाइस भी करते हैं, जैसे ज्यादातर इनकी एडवाइजरी ही होती है चीजें। जैसे अगर यूपीएससी का किसी बच्चे का आपने आंसर शीट नहीं, टोटल जो मार्कशीट हो जाता है ना, जब रिजल्ट आ जाता है, उसका सिलेक्शन हो जाता है किसी बच्चे का, तो सिलेक्शन के बाद जो एक उनको एज अ सर्टिफिकेशन की हाँ इनका सिलेक्शन हो गया, जो कॉपी भी मिलती है ना जिसके ऊपर उनके मार्क्स वगैरह रहते हैं, उसके सबसे नीचे अगर देखो तो उसमें तब वहां पे भी ऐसे लिखा होता है कि दिस पर्सन इज रिकमेंडेड
रिकमेंडेड मतलब कि ये रिकमेंड करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको अपॉइंटमेंट ना दे गवर्नमेंट, लेकिन वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि इनकी जो नेचर है ना वो रिकमेंडेड ही होती है ज्यादातर, मतलब ऑब्लिगेटरी नहीं होती है। तो प्रेसिडेंट को या फिर गवर्नर को किसी भी अपॉइंटमेंट या फिर अप्रोप्रिएट जो भी कमीशन होता है उसको रेफर करने के लिए इनसे एडवाइस ली जा सकती है। तो यही आज की डिस्कशन थी इसके बारे में। और नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है ये भी हम देख लेते हैं कि अगर इनको कुछ एडिशनल फंक्शन सौंप दिया जाता है बाय एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेशन ऑफ द स्टेट, तो लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट तो वो काम भी ये परफॉर्म करते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट सेशन में हम इलेक्शंस के बारे में देखेंगे, इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, चीफ इलेक्शन कमीशन, और आगे फिर आ जाएगा आई थिंक स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो ठीक है, फिर आज यहीं तक समाप्त करते हैं सेशन को। अभी जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम इलेक्शन कमीशन पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच।